चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। आज के इस गहरे अध्ययन में हम एक ऐसे इंसान के दिमाग की परतों को खोलने जा रहे हैं जो शायद साहित्य के इतिहास के सबसे अजीब, सबसे जटिल और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाले किरदारों में से एक है। फ्रस्ट्रेट करने वाला तो वो बहुत है, और उसकी ये जटिलता ही उसे इतना खास बनाती है। बिल्कुल। तो आज की हमारी विस्तृत चर्चा का विषय है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की महान रचना नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। हमारे पास इस किताब के जो नोट्स और सारांश है, उनके आधार पर आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। और वो मिशन है उस मानसिकता को समझना जो समाज से पूरी तरह कट चुकी है। हाँ, एक ऐसी मानसिकता जो शाब्दिक और मानसिक दोनों ही अर्थों में एक अंडरग्राउंड यानी एक तहखाने जैसी अवस्था में रहती है। हमें ये समझना है कि कैसे अत्यधिक सोचना, जिसे हम आजकल की भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो एक भयंकर बीमारी बन सकता है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। सही कहा। और सबसे चौंकाने वाली बात जो हम आज देखने वाले हैं वो ये है कि कोई इंसान पूरी तरह से जागरूक होते हुए भी जानबूझकर अपने ही फायदे के खिलाफ काम क्यों करता है। शुरुआत में ही हमारी मुलाकात एक 40 साल के ऐसे आदमी से होती है जो एक अंधेरे, सीलन भरे और गंदे से कमरे में रहता है। और वो अपनी हालत को लेकर कोई भ्रम भी नहीं पालता। हाँ, वो खुद को बीमार, बदसूरत और गुस्सैल मानता है। उसे लगता है कि उसका लिवर खराब है, उसे तेज दर्द होता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। अब कोई भी सोचेगा कि भाई क्यों, तो जवाब मिलता है कि वो अपनी जिद पर अड़ा है। यही जिद तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हुक है। बिल्कुल। वो जानता है कि डॉक्टर के पास न जाने से डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं होगा, दर्द सिर्फ उसी को सहना है, फिर भी वो ऐसा ही करता है। ये कैसा तर्क हुआ? मैं तो ये सोचकर ही हैरान थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शुरुआत किसी एक आदमी की रोजमर्रा की चिड़चिड़ाहट या सामान्य गुस्से का वर्णन नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा और गहरा केस स्टडी है। उदाहरण कोई लें तो ये उस विरोधाभास को सामने लाता है जहां एक इंसान अपनी बुद्धि और अपनी चेतना का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के बजाय खुद को और ज्यादा तकलीफ देने के लिए कर रहा है। एकदम सही। ये जिद, ये डॉक्टर के पास ना जाना, असल में दुनिया के तार्किक नियमों के खिलाफ उसका एक मूक विद्रोह है। वो मानो कह रहा है कि मुझे पता है कि विज्ञान मुझे ठीक कर सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को ही क्यों न तबाह करना पड़े। बाप रे, ये तो बहुत ही डार्क है। और यहीं से वो अवधारणा उभर कर आती है जहां ये आदमी ये मानता है कि ज्यादा सोचना या अत्यधिक जागरूक होना कोई महान गुण नहीं है, बल्कि एक गहरी बीमारी है। हाँ, एक गहरी बीमारी। इन नोट्स में एक बहुत ही रोचक और थोड़ी मजाकिया तुलना भी की गई है। एक साधारण इंसान जो बस जिंदगी जीता है और कर्म करने में विश्वास रखता है, उसे एक बैल की तरह बताया गया है। एक सीधा साधा बैल जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। बिल्कुल। जब उस बैल के सामने कोई पत्थर की दीवार आती है तो वो बस रुक जाता है। वो उस दीवार को एक ठोस सच्चाई मान लेता है और शांति से बैठ जाता है। लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान, वो खुद को एक चूहा कहता है। हाँ, एक बहुत ही जागरूक, होशियार और हद से ज्यादा सोचने वाला चूहा, जब इस चूहे का कोई अपमान करता है तो वो पलटकर सीधे थप्पड़ नहीं मारता या तुरंत बदला नहीं लेता, क्योंकि उसका दिमाग उसे ऐसा करने ही नहीं देता। सही कहा। उसके दिमाग में उस एक अपमान से जुड़ी 1000 बातें, 1000 नए सवाल और संदेह पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो उस अपमान के हर एक पहलू का इस कदर विश्लेषण करता है कि वो खुद अपने ही बुने हुए विचारों के जाल में बुरी तरह फंस जाता है और फिर कुछ कर ही नहीं पाता। हाँ, वो बदला लेने के 100 तरीके सोचता है, लेकिन अंततः बिना कुछ किए अपने बिल में, अपने तहखाने में छिप जाता है। वहां वो 40 सालों तक उस एक पल को याद रखता है। 40 साल? सोचने वाली बात है कि कोई एक अपमान को इतने दशकों तक कैसे पाल सकता है। यही तो अति चेतना का श्राप है। अपनी कल्पना में वो उस अपमान में नई नई बातें जोड़ता है, खुद को हीन महसूस करता है और खुद को सताता रहता है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो यह चूहे का रूपक उस भयानक जड़ता को दर्शाता है जो ओवरथिंकिंग से पैदा होती है। एक तरह का मानसिक पैरालिसिस। बिल्कुल, पैरालाइसिस। जब कोई हर छोटे से कारण के पीछे एक और कारण खोजने लगता है तो वो एक अंधीन चक्र में फंस जाता है और असली दुनिया में कुछ भी ठोस कर्म नहीं कर पाता। खैर, रुकिए, यहाँ एक बात है जो सच में बहुत ही अजीब और दिलचस्प हो जाती है। इन नोट्स में एक जगह दांत दर्द का जिक्र आता है। हाँ, दांत दर्द वाला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब कोई भी सामान्य इंसान दांत दर्द से नफरत ही करेगा ना, लेकिन ये अंडरग्राउंड मैन कहता है कि दर्द में भी एक तरह का मजा है। कोई इंसान दांत दर्द को एंजॉय कैसे कर सकता है? ये तो पूरी तरह से बेतुका लगता है। पहली नजर में ये बेतुका ही लगता है। वो कहता है कि जब एक पढ़ा लिखा 19वीं सदी का सभ्य इंसान दांत दर्द से तड़पता है तो वो पहले दिन तो सीधे तरीके से कराहता है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन उसकी कराहटों में एक जहरीलापन आ जाता है। वो जानबूझकर जोर जोर से बहुत ही घिनौनी और अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। ये मनोविज्ञान का बहुत ही सूक्ष्म और डार्क अवलोकन है। वो कराहता इसलिए है ताकि वो अपने परिवार वालों और दोस्तों को परेशान कर सके। मतलब खुद दर्द में है तो दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देगा। एकदम सही। उसे इस बात का पूरी तरह एहसास होता है कि उसकी इन आवाजों से उसका अपना दर्द बिल्कुल कम नहीं होने वाला है। उसे पता है कि प्रकृति के नियम या कह लें जीव विज्ञान के नियम उसे सजा दे रहे हैं और वो उनके सामने एक गुलाम की तरह बेबस है। और यही बेबसी उसे चुभती है। हाँ, इस दर्द और इस पूर्ण बेबसी के एहसास से उसे जो भारी अपमान महसूस होता है, उसी में वो एक तीखा आनंद खोजने लगता है। अजीब तरह का आनंद है ये। वो मानो अपने आसपास के लोगों से कह रहा होता है कि मैं तकलीफ में हूं, प्रकृति मुझे सता रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं तुम लोगों की नींद तो हराम कर ही सकता हूं। ये अपने ही दर्द का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने और अपनी कुंठा निकालने के लिए करने का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे अगर कोई इंसान बहुत दुखी है तो वो जानबूझकर घर में बहुत तेज आवाज में उदास गाने बजाने लगे, सिर्फ इसलिए ताकि घर के बाकी लोग भी दुखी हो जाएं। बहुत ही सटीक तुलना की आपने। खैर, इस बेबसी की बात से एक और बड़ा दार्शनिक विषय सामने आता है, जो है तर्क और गणित के खिलाफ उसका भयंकर विद्रोह। इस आदमी को विज्ञान और गणितीय सटीकता से सख्त नफरत है। वो 2 और 2 4 वाली बात। हाँ, उसे इस बात से सख्त चिढ़ है कि 2 और 2 4 होते हैं। वो कहता है कि अगर विज्ञान कल को ये साबित कर दे कि इंसान सिर्फ एक पियानो की कुंजी है जो केवल प्रकृति के नियमों के हिसाब से बजती है, तो फिर इंसान की अहमियत ही क्या रह जाएगी? इंसान और मशीन में फिर फर्क ही क्या बचेगा? बिल्कुल। वो इस पत्थर की दीवार यानी विज्ञान के अटल नियमों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है। इसे समझने के लिए थोड़ा उस दौर को देखना होगा। 19वीं सदी में यूरोप में ये माना जा रहा था कि विज्ञान, तर्क और गणित अंततः मानव स्वभाव को पूरी तरह से डिकोड कर लेंगे। हाँ, ज्ञानोदय या इनलाइटनमेंट का दौर। सही। एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ गणितीय तालिकाओं की तरह तय हो जाएगा। लेकिन इस कहानी का मुख्य स्वर ये तर्क देता है कि अगर इंसान के हर कर्म की, हर इच्छा की पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है, तो उसकी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल कहाँ बची, जो हमें इंसान बनाती है। सभ्यता के बारे में भी उसकी सोच बहुत स्पष्ट और कड़वी है। आमतौर पर माना जाता है कि सभ्यता इंसान को बेहतर और शांतिप्रिय बनाती है, लेकिन वो इससे सहमत नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए, सबसे बड़े और सबसे क्रूर कातिल हमेशा सबसे सभ्य लोग ही रहे हैं। सभ्यता ने इंसान को कम खूनी नहीं बनाया है, बल्कि उसने इंसान को और ज्यादा विकृत, चालाक और घिनौना खूनी बना दिया है। ये विचार बहुत ही गहरा है। और यहीं पर क्रिस्टल पैलेस का वो मशहूर विचार आता है। क्रिस्टल पैलेस, जो उस समय के यूटोपिया का प्रतीक था। हाँ, इन नोट्स के मुताबिक क्रिस्टल पैलेस भविष्य के एक आदर्श और परफेक्ट समाज का प्रतीक है। एक ऐसी यूटोपियन दुनिया जहाँ विज्ञान ने हर समस्या का गणितीय समाधान खोज लिया है, जहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है और शायद कोई ऊब भी नहीं है। एक पूरी तरह से परफेक्ट सिस्टम। लेकिन यह आदमी कहता है कि अगर उसे ऐसा समाज मिले तो वो उसे लात मार देगा। वो जानबूझकर उस परफेक्शन को तोड़ देगा। और उसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो आज के दौर में भी उतना ही सच है। इंसान के लिए सबसे बड़ा फायदा उसका पैसा, शांति या सुख नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा और सबसे कीमती फायदा है उसकी स्वतंत्र इच्छा, अपनी मर्जी चलाने का अधिकार। हाँ, उसका ये अधिकार कि वो अपनी मर्जी से चुनाव कर सके, चाहे वो चुनाव कितना भी बेवकूफ़ी भरा या नुकसानदेह क्यों ना हो। अपनी इस आज़ादी को साबित करने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कोई मशीन नहीं है या पियानो की कोई कुंजी नहीं है, इंसान जानबूझकर परफेक्शन को ठुकरा देगा। वो दुख को गले लगा लेगा। वो तार्किक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेगा और दुख को चुनेगा, क्योंकि बिना दुख के, बिना निश्चितता के इंसान खुद को जिंदा महसूस ही नहीं कर सकता। ये सारी ओवर थिंकिंग, ये तहखाने वाली मानसिकता और ये बड़े बड़े दार्शनिक विचार, ये सब तब तक तो ठीक लगते हैं जब तक ये इंसान अकेला अपने कमरे में है, अपने ही ख्यालों की दुनिया में। हाँ, लेकिन असली तमाशा और असली त्रासदी तब शुरू होती है जब ये आदमी अपनी इस मानसिकता के साथ असल दुनिया के लोगों से टकराता है। वो नेवेस्की प्रोस्पेक्ट वाली घटना। बिल्कुल। नोट्स में नेवेस्की प्रोस्पेक्ट वाली जो घटना है वो इसका सबसे बेहतरीन और थोड़ा
हास्यास्पद उदाहरण है। होता यह है कि वो हर छुट्टी के दिन उस मशहूर सड़क पर जाता है। वहां एक लंबा चौड़ा अफसर आता है और वो इस आदमी को इस तरह नजरअंदाज कर देता है जैसे सड़क पर कोई कीड़ा चल रहा हो। उस अफसर के लिए इसका कोई वजूद ही नहीं है। अफसर सीधा अपनी धुन में चलता है और इस अंडरग्राउंड मैन को घबराकर उसके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है। ये पल उसके अहंकार के लिए एक बहुत बड़ी चोट साबित होता है। वो अपने तहखाने में बैठकर खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान मानता है, लेकिन असली समाज उसे कुछ नहीं समझता। वो भीड़ में पूरी तरह से अदृश्य है। हाँ, और ये अदृश्यता उसे खाए जाती है। और बदला लेने के लिए वो क्या करता है? क्या वो अफसर से जाके बात करता है? नहीं, वो एक शानदार टक्कर की योजना बनाता है। वो सोचता है कि एक दिन वो सड़क पर चलेगा और उस अफसर के लिए रास्ता नहीं छोड़ेगा, बल्कि कंधे से कंधा भिड़ाकर गुजरेगा। एक बहुत ही बचकानी योजना। और इस एक बेतुके काम के लिए वो अपनी तनख्वाह से एडवांस लेता है। वो एक नया और महंगा जर्मन बिलाव कॉलर खरीदता है, अच्छे दस्ताने लेता है, सिर्फ इसलिए कि जब वो उस अफसर से टकराए तो वो सामाजिक रूप से उसके बराबर दिखे। ये उसका हीन भावना से भरा हुआ दिमाग सोच रहा है। कई बार कोशिश करने के बाद, कई बार ऐन मौके पर हिम्मत हारने के बाद, एक दिन वो आंखें बंद करके सीधा चलता है और अफसर से कंधा भिड़ा देता है। अफसर को शायद पता भी नहीं चला होगा कि क्या हुआ, लेकिन ये आदमी घर लौटकर खुद को पूरी तरह विजयी महसूस करता है। ये घटना उसके गहरे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना और उसके अति अहंकार के बीच के भयानक संघर्ष को दर्शाती है। वो अपनी ही बनाई एक नकली जंग लड़ रहा था। यह दिखाता है कि उसका दिमाग उसे सच्चाई से कितना दूर ले गया है। वो असली दुनिया में कोई महान काम नहीं कर सकता, वो किसी से सीधा संवाद नहीं कर सकता, इसलिए वो एक मामूली सी सड़क की टक्कर को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी जीत मान लेता है। ऐसा लगता है जैसे आज के जमाने का मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। एकदम सही। यह मॉडर्न जमाने के उस मेन कैरेक्टर सिंड्रोम की तरह ही है, जहां इंसान सोचता है कि दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, जबकि असल में किसी को उसकी परवाह नहीं होती। बिल्कुल। और ये जो सामाजिक खोखलापन है, ये विदाई डिनर वाले हिस्से में तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये सीन इतना असहज करने वाला है कि इसे पढ़ते हुए भी अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ, वो डिनर पार्टी वाला सीन तो बहुत ही दर्दनाक है। उसके स्कूल के पुराने साथी जेवेरकॉव, सिमोनोव और कुछ अन्य लोग जेवेरकॉव के लिए एक फेयरवेल डिनर रख रहे होते हैं। जेवेरकॉव एक बहुत ही सफल, अमीर और थोड़ा घमंडी अफसर है। ये अंडरग्राउंड मैन स्कूल के दिनों से ही जेवेरकॉव से नफरत करता है, लेकिन फिर भी वहां जाना चाहता है ना। हाँ, वो किसी तरह खुद को उस डिनर पार्टी में जबरदस्ती आमंत्रित करवा लेता है। वो वहां इसलिए जाता है क्योंकि वो उन पर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता है। उसके दिमाग में एक पूरी फिल्म चल रही होती है कि वो वहां जाएगा, कुछ बहुत ही बौद्धिक बात कहेगा और वे सब उसकी बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन असलियत में तो ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट होती है। उसके कपड़े पुराने हैं, उसके पास अपना हिस्सा देने के लिए पैसे नहीं है और वे लोग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उनके लिए वो पार्टी में मौजूद ही नहीं है। डिनर टेबल का जो दृश्य है वो सच में बहुत ही दयनीय है। वो ध्यान खींचने के लिए ज्वेरकोव का अपमान करने की कोशिश करता है, बिना किसी बात के द्वंद्व युद्ध यानी ड्यूल की चुनौती दे डालता है। बाकी सब बस उस पर हंसते हैं और उसे एक जोकर की तरह देखते हैं। और फिर वो 3 घंटे वाला हिस्सा आता है। उफ, वो हिस्सा रात के 8 बजे से 11 बजे तक का समय। बाकी सारे दोस्त एक तरफ सोफे पर बैठकर मजे से बातें कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और ये आदमी क्या करता है? ये मेज से स्टोव तक और स्टोव से मेज तक लगातार चक्कर काटता रहता है। पूरे 3 घंटे तक। पूरे 3 घंटे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसे उनकी परवाह नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी पार्टी में जाए, कोई उससे बात न करे और वो अपना फोन निकालकर लगातार स्क्रीन स्क्रॉल करता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो बहुत बिजी है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्रूर चित्र है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। वो 3 घंटे तक कमरे में लगातार चल रहा है, उसकी जूतों की आवाज आ रही है, वो पसीने में तरबतर है और कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। उसका मन कह रहा है कि वो उन सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उसका ये अजीब व्यवहार उसे पूरी तरह से उपहास का पात्र बना रहा है। वो अपनी कल्पना की दुनिया में एक नायक है, लेकिन असल जिंदगी में वो इतना खोखला हो चुका है कि उसके पास सामान्य रूप से बातचीत करने की या बस हाय हेलो कहने की क्षमता भी नहीं बची है। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है। वो मन ही मन चाहता है कि वे लोग उठकर आएं और उससे माफी मांगे, लेकिन वे उसे देखते तक नहीं है। ये अकेलेपन का और अहंकार के टूटने का सबसे भयानक रूप है।
और इस सारी ही हीन भावना और कुंठा का सबसे खौफनाक परिणाम तब देखने को मिलता है जब वो लीजा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है। इस पूरे अध्ययन का ये सबसे भावुक और शायद सबसे डार्क हिस्सा है। हाँ, लीजा वाला एपिसोड कहानी की जान है। डिनर में इतनी बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद वो उसी रात लीजा से मिलता है। वहां वो क्या करता है? वो अपनी सारी साहित्यिक समझ, अपनी भारी भरकम शब्दावली और अपनी भावुक बातों का इस्तेमाल करके उस बेचारी लड़की के दिमाग से खेलता है। उसे उस लड़की पर कोई दया नहीं आ रही थी। डिनर पार्टी में उसके दोस्तों ने उससे उसकी सारी ताकत और गरिमा छीन ली थी। अब उसे किसी भी तरह से अपना वो खोया हुआ पावर वापस चाहिए था। उसे किसी पर अपना रौब झाड़ना था। बिल्कुल। उसे महसूस करना था कि वो भी किसी पर हावी हो सकता है, और इसके लिए उसने अपने शब्दों को अपना हथियार बनाया। उसने शब्दों का बहुत ही क्रूरता से इस्तेमाल किया। वो लीजा को एक गंदे तहखाने में टीबी से मरने का खौफनाक दृश्य दिखाता है। वो उसे बताता है कि इस पेशे में उसकी कोई इज्जत नहीं है, मौत के बाद कोई उसे याद नहीं करेगा और उसकी कब्र पर गंदी बर्फ गिरेगी। वो उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा था। और फिर इसके ठीक उलट वो उसे प्यार, शादी और परिवार की बहुत ही सुंदर और भावुक तस्वीरें दिखाता है। एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता। वो इतने प्रभावशाली तरीके से बोलता है कि वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी जिंदगी पर पछतावा होने लगता है। यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कुछ नया बनाने या किसी की मदद करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो मानसिक विनाश के लिए ऐसा कर रहा है। वो बस अपने अहंकार को सहला रहा था। सही कहा। उसने लीजा के अंदर की उस इंसानियत को जगा दिया जो शायद उस माहौल में रहकर सुन्न हो चुकी थी। लेकिन उसका ये कृत्य किसी महान या नेक उद्देश्य से प्रेरित नहीं था। ये सिर्फ अपना अहंकार संतुष्ट करने का एक तरीका था। उसे ये देखकर मजा आ रहा था कि वो अपने शब्दों से किसी की आत्मा को कैसे मरोड़ सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई किसी के साथ दिमागी खेल खेलता है तो कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ जाता है। और यहाँ वही हुआ। कुछ दिन बाद लीजा सच में उसकी बातें मानकर उसके घर आ जाती है। अब सोचिए, वो लड़की उसे एक महान और दयालु इंसान मानकर उसके घर पहुंची है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो एक फटे हुए पुराने गाउन में है और अपने नौकर अपोलोन से गंदी तरह लड़ रहा है, चीख रहा है। उसका सारा भ्रम टूट जाता है। अपोलोन, जो अपनी तोतली आवाज में बोलता है और अपने मालिक को बिल्कुल तुच्छ समझता है, उसके सामने इस आदमी की सारी महानता और सारा बौद्धिक मुखौटा टूटकर बिखर जाता है। अपोलोन का चरित्र भी बहुत प्रतीकात्मक है। वो उस भौतिक और असल दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसे ये अंडरग्राउंड मैन अपने ख्यालों में तो बहुत कोसता है, लेकिन असल जिंदगी में उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। वो बस किताबों में ही शेर है। हाँ, और जब लीजा ये सब देखती है तो उस आदमी का वो झूठा मुखौटा पूरी तरह उतर जाता है। अपनी असलियत इस तरह एक बाहरी इंसान के सामने आते देख वो खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी सारी असुरक्षाएं बाहर आ जाती हैं। वो बुरी तरह झल्ला जाता है। वो गुस्से में लीजा से कहता है कि वो उसे बचाने नहीं आया था, वो कोई मसीहा नहीं है। वो साफ साफ कहता है कि वो सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था। वो अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल देता है। वो कबूल करता है कि उस रात उसकी खुद की बेइज्जती हुई थी, इसलिए वो अपनी ताकत का एहसास करने के लिए किसी को नीचा दिखाना चाहता था। वो खुद को एक स्वार्थी, नीच और घटिया इंसान कहता है, और ये सब बोलते बोलते वो खुद फूट फूट कर रोने लगता है। ये इस कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक सामान्य स्थिति में सोचिए, इतना भयानक सच सुनने के बाद लीजा को क्या करना चाहिए था? उसे वहां से भाग जाना चाहिए था। उसे नफरत करनी चाहिए थी या उसे थप्पड़ मार के वहां से चले जाना चाहिए था? लेकिन लीजा ऐसा नहीं करती। वो उसके उन कड़वे शब्दों के पार, उसके उस झूठे अहंकार के पार जाकर उसके असली दर्द को देख लेती है। वो उसकी तकलीफ को समझ जाती है। वो समझ जाती है कि ये आदमी बहुत गहरे दुख में है और अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। नफरत करने के बजाय वो उठकर उसे गले लगा लेती है। वो उसे सच्ची हमदर्दी दिखाती है। वो दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। कुछ पल के लिए यह अंडरग्राउंड मैन भी उसकी बाहों में रो पड़ता है। ऐसा लगता है कि शायद उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी ही मानसिकता का शिकार था। लेकिन नहीं, वही अंडरग्राउंड मानसिकता, वो चेतना का जहर वापस आ जाता है। ये आदमी प्यार करना जानता ही नहीं है। उसके लिए किसी रिश्ते का मतलब सिर्फ इतना है कि या तो कोई किसी पर हावी हो या कोई उस पर हावी हो। बराबरी का रिश्ता उसे समझ नहीं आता। लीजा की वो सच्ची हमदर्दी और उसका बड़प्पन इस आदमी से बर्दाश्त नहीं होता।
उसे लगता है कि अब लीजा नैतिक रूप से उस पर हावी हो रही है। और अपनी इसी शर्मिंदगी और अपनी इस मनोवैज्ञानिक हार को मिटाने के लिए वो सबसे क्रूर और सबसे नीच कदम उठाता है। जब लीजा वहां से जाने लगती है तो वो उसके हाथ में 5 रूबल का एक नोट थमा देता है। ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा अपमान था, खासकर उस लड़की के लिए जिसने अभी अभी उसे अपना सच्चा प्यार और बिना किसी स्वार्थ के अपनी करुणा दी थी। वो उसे फिर से बाजारू साबित करना चाहता था। वो 5 रूबल का नोट देकर उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो उसे सिर्फ एक बिकाऊ वस्तु समझता है। लेकिन यहाँ लीजा जो करती है वो कमाल है। वो उस नोट को मेज पर ही छोड़कर चुपचाप वहां से चली जाती है। उसका ये कदम उस आदमी के मुंह पर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा था। लीजा का वो नोट छोड़कर जाना ये साबित करता है कि वो उस पढ़े लिखे दार्शनिक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी और नैतिक रूप से श्रेष्ठ इंसान थी। उसने दिखा दिया कि असली इंसानियत क्या होती है। वो आदमी अपनी किताबी दुनिया, अपने तर्कों और अपने विश्लेषण में इतना उलझ गया था कि जब सच्चा प्यार और इंसानियत उसके सामने आई तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने उस प्यार को भी अपनी नफरत और अपने अहंकार की भेंट चढ़ा दिया। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हम सब कहीं ना कहीं अपनी किताबी दुनिया में अपने ख्यालों में इतना खो गए हैं कि असली जिंदगी से कट चुके हैं। हम असली भावनाओं से दूर हो गए हैं। वो आदमी खुद अंत में कहता है कि हमें असली इंसान होने में, हाड़ मांस का इंसान होने में शर्म आती है। हम बस एक विचार बनकर रह जाना चाहते हैं। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। आज के समय में जब हम सब स्क्रीन के पीछे छिपकर रिश्ते बनाते हैं, यह अध्ययन ये पहचानने में बहुत मदद करता है कि ओवरथिंकिंग कैसे हमें असल जिंदगी और सच्चे मानवीय रिश्तों से दूर ले जाती है। हम बस अपने दिमाग में उलझे रहते हैं। हम ख्यालों में विचारों के इतने बड़े महल बना लेते हैं कि जमीन पर चलना भूल जाते हैं। हम खुद को सही साबित करने के लिए, अपनी झूठी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए असल में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और उन लोगों को दूर कर देते हैं जो सच में हमारी परवाह करते हैं। बिल्कुल, अपनी ही चेतना के जाल में फंसकर इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरी कहानी पर एक नया और शायद थोड़ा परेशान करने वाला प्रकाश डालता है। वो विचार क्या है? कहानी भर में ये दावा किया गया है कि स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल को बचाने के लिए इंसान को जानबूझकर दुख और विद्रोह चुनना पड़ता है। वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये महान दार्शनिक स्वतंत्र इच्छा सिर्फ एक भ्रम हो? यही सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि ये आदमी इस पूरे दर्शन, इस पूरे क्रिस्टल पैलेस के विरोध का इस्तेमाल केवल अपने अकेलेपन, अपनी व्यक्तिगत नाकामियों और समाज से जुड़ न पाने की अपनी घोर अक्षमता पर पर्दा डालने के लिए कर रहा हो? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये हो सकता है कि हमारे सबसे गहरे और सबसे महान आदर्श अक्सर हमारे सबसे गहरे डर और हमारी इनसिक्योरिटीज को छुपाने का मुखौटा मात्र होते हैं? वो सिर्फ इसलिए दुनिया को रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि दुनिया उसे रिजेक्ट कर देगी। ये सच में एक झकझोर देने वाला विचार है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विचार पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे अध्ययन के साथ।